वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के बाली में 17वें G20 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए इंडोनेशिया के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना। G20 सरबराही इजलास के दौरान रुकन ममालिक खुराक और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़, सेहत और डिजिटल तब्दीली पर 3 इजलास में करेंगे तबादला ख्याल। इख्तितामी इजलास के दौरान भारत के हवाले कर दी जाएगी G20 की चेयरमैनशिप। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिल्ली में डिफेंस अकाउंट्स महकमे के 2 रोज़ा कंट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। कहा कि फैसला साजी में ताख़ीर से मुल्क की जंगी तैयारियों पर पड़ता है मनफी असर। ऑडिट अफसरान को मुतासिर हुए बगैर काम करने का दिया मशवरा। गोवा में 20 से 28 नवंबर तक मुनक़िद होगा 53वां भारत बैनुल-अक़वामी फिल्मी मेला। फिल्म फेस्टिवल में की जाएगी 248 फीचर फिल्मों की नुमाइश। फ्रांस को कंट्री इन फोकस के तौर पर फेस्टिवल में किया जाएगा शामिल। दादा साहेब फाल्के अवार्ड फातेह आशा पारिक की 3 फिल्में होंगी नुमाइश में। दिल्ली के प्रगति मैदान में 43वें भारत बैनुल-अक़वामी तिजारती मेले की आज से हुई शुरुआत। तिजारती मेले का थीम है वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। इस बार तिजारती मेले की फोकस रियासतें हैं केरल और उत्तर प्रदेश। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के बाली में 17वें G20 चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इंडोनेशिया के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए हैं। कॉन्फ्रेंस के दौरान G20 ममालिक के रहनुमा कॉन्फ्रेंस के मौजू साथ बढ़ें, बाइख्तियार बने और अहम मसाइल पर तफसील से तबादला ख्याल करेंगे। G20 के लीडर्स और इस इजलास को खिताब करेंगे, जहां पर वो 3 वर्किंग सेशंस में इंटरवीन करेंगे। फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी वाले सेशन में, हेल्थ के सेशन में और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के सेशन में। अब G20 के नेताओं के साथ अगले 2 दिन में अपनी मुलाकातों में प्रधानमंत्री वैश्विक जो मुद्दे हैं, कंसर्न्स हैं, उनको उठाएंगे, जिसमें क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्थ, एनवायरनमेंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी जैसे मुद्दे होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री अगले 2 दिनों में कम से कम 8 विश्व नेताओं या अपने काउंटर पार्ट्स जो G20 कंट्रीज के हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे, जिसमें यूके के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक से वो बायलैटरल मुलाकात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया से बायलैटरल मुलाकात करेंगे, इटली, स्पेन, इंडोनेशिया जो कि होस्ट है, जोको विडोडो यहाँ के राष्ट्रपति से वो मुलाकात करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री सिंबॉलिकली G20 की अध्यक्षता टेक ओवर करेंगे इस कॉन्फ्रेंस पे, क्योंकि अगले साल भारत G20 का अध्यक्ष होगा। फॉर्मली भारत 1 दिसंबर को ये अध्यक्षता अज्यूम कर रहा है। तो प्रधानमंत्री का ये बाली का दौरा, चाहे छोटा ही सही, वो मेरा ख्याल है करीब 45 घंटे के आसपास यहाँ रुकेंगे, पर छोटा ही सही बहुत महत्वपूर्ण है। कैमरामैन स्मृति रंजन महापात्रा के साथ अमृतपाल सिंह, DD न्यूज, बाली। और G20 सरबराही इजलास के एजेंडे के मुताबिक 3 इजलास होंगे। ये सेशन फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, हेल्थ और डिजिटल तब्दीली से मुतालिक होंगे, जिस पर तमाम रुकन ममालिक के रहनुमा तफसील से बातचीत करेंगे। इस ग्रुप में भारत के अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका, जनूबी कोरिया, तुर्की, ब्रितानिया, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन शामिल हैं। कॉन्फ्रेंस के ख़तामी इजलास में इंडोनेशिया के सदर अलामती तौर पर G20 की सदारत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे। भारत 1 दिसंबर 2022 से बाज़ाब्ता तौर पर G20 का चेयरमैन बन जाएगा। ये सरबराही इजलास भारत के नुक्ता नज़र से बहुत अहम है। भारत की G20 की सदारत के दौरान इंडोनेशिया और ब्राज़ील तीनों की जोड़ी होगी। G20 में ये पहला मौका है कि इन तीनों ममालिक में तरक्की पजीर ममालिक और उभरती हुई मईशतें शामिल होंगी। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आलमी रहनुमाओं के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। वो बाली में भारतीय बिरादरी से खिताब और बातचीत करेंगे। G20 दुनिया की तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर मईशतों का एक बैन हुकूमती फोरम है। इसमें 19 ममालिक और यूरोपीय यूनियन शामिल हैं।
वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने महकमा दिफा के ऑडिटर्स को खबरदार किया है कि वो सारिफीन से मुतासिर ना हों और पूरी लगन से ऑडिट करें। वो दिल्ली में डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट की 2 रोज़ा कंट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। आप लोग एडवाइस देते समय या ऑडिट करते समय उन नंबर्स का बैकग्राउंड भी देखें, एक हॉलिस्टिक माइंडसेट से उसका परिप्रेक्ष्य भली भांति समझें। कहीं पर कोई गलती यदि नजर आ रही है तो उसे पॉइंट आउट करने में बिल्कुल हेजिटेट न करें, यह मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं। पर कहीं यदि कोई गलती केवल इसलिए न निकालें, कहीं गलती इसलिए भी न निकालें क्योंकि आपको गलती निकालनी ही है और आपके पास गलतियां निकालने का अधिकार भी है, इसलिए केवल गलती नहीं निकाली जानी चाहिए। इसे आप यूं समझिए कि ऑडिटर्स का काम फाइनेंस सिस्टम में वॉचडॉग का है या एक प्रहरी का है, और कुछ ऑडिटर्स ब्लड हाउंड का कार्य करने लगते हैं। कॉर्पोरेटिव के मरकजी वजीर ममलिकत BL वर्मा ने कॉर्पोरेटिव मेले 2022 का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मरकजी वजीर ने दिल्ली के पहले वजीर आला चौधरी ब्रह्म प्रकाश के मुजस्मे की नकाबकुशाई भी की और माहाना किताब दी कॉर्पोरेटिव का इजरा भी किया। कॉर्पोरेटिव की मुख्तसर मुद्दत और वजारत की कामयाबियों पर बात करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि कॉर्पोरेटिव को मुल्क के हर गांव तक पहुंचना है। हमने इतने कम समय में बहुत बड़े और निर्णायक निर्णय लिए हैं और आज हम कह सकते हैं कि सहकारिता को देश के अंदर अगर 6.5 लाख गांव हैं तो कोई भी गांव ऐसा न बचे जहां पर सहकारिता न पहुंचे। इसके लिए हमारी जो पैक्स हैं उनकी कंप्यूटरीकृत करने के लिए भी हमने 2516 करोड़ रुपया दिया है। उनको बढ़ा करके 3 लाख तक ले जाने का लक्ष्य हमने रखा है। हमने जो दूध की डेयरी हैं उनके लिए 2 लाख सोसाइटी बनाने का भी लक्ष्य हमने रखा है। मत्स्य की सोसाइटी बनाने का भी लक्ष्य हमारा लक्ष्य है। तो हम कह सकते हैं कि सहकारिता को जिस विजन के साथ माननीय PM साहब ने मंत्रालय गठन किया है उसको माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में हम पूरा करेंगे। मिस्र के शर्म अल शेख में जारी कोप 27 सरबराह इजलास के दौरान माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली की वजारत की सेक्रेटरी लीना नंदन ने कहा कि इस साल का सरबराही इजलास तबक्कात को हकीकत में बदलने से मुताल्लिक है। This year's COP is basically about expectations on delivery, and it is building upon the commitments that countries have made towards emissions reductions. And countries like India have already gone a long way in achieving and overachieving our targets, and then setting even higher targets for ourselves. This COP is focusing on aspects like adaptation finance, mechanisms for adaptation funds, loss and damages, and discussions around the kind of institutional mechanisms that need to be there for loss and damages. लीना नंदन ने मजीद कहा कि भारत ने मुस्तकिल खपत की ज़रूरत को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने मौसमियाती तब्दीली से निपटने के अहदाफ को हासिल करने के लिए आलमी बिरादरी की मुश्तरका कोशिशों पर भी जोर दिया है। The other aspect that India has highlighted in a big way is the need for all of us to focus on sustainable consumption. And only when individual actions and collective actions are taken together, then will the effect be there for the world to see in terms of combating the challenge of climate change. So in this COP, there is a focus and there are hectic discussions and negotiations going on to really come out with something that focuses on the main narrative. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत ने आज छत्तीसगढ़ में मुनक़िद जनजाति गौरव दिवस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि कबायली फ़क्र भारत का मजहबी फ़क्र है। जनजातीय गौरव, ये गौरव क्या है? बब्रुआन जी ने बताया, अपने पूर्वजों की परंपरा अपना गौरव है, क्योंकि वो हमको बताती है हमको कैसे जीना है। वो हमको एक विरासत देती है, वीरता की, पवित्रता की, आत्मीयता की। जीवन के संघर्ष में हम लड़ सकते हैं ऐसी हिम्मत देती है।
गौरव अपना स्वधर्म है और धर्म के मामले में तो जनजातीय गौरव ही भारत का धर्म गौरव है। सुप्रीम कोर्ट में आरटीआई की दरख्वास्त अब ऑनलाइन दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते से आरटीआई पोर्टल शुरू करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने ये जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में हाई कोर्ट के लिए ऑनलाइन पोर्टल की मांग की गई थी। CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि पहले हम अपना आरटीआई पोर्टल शुरू करते हैं, तभी हम हाई कोर्ट्स को ऐसी कोई हिदायत दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते से आरटीआई पोर्टल शुरू कर रहा है। गोवा में 20 से 28 नवंबर 2022 तक मुनक़िद होने वाले 53वें भारतीय बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल यानी कि इफ्फी पर नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर पर कर्टन रेजर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। फिल्म के फन की अहमियत को उजागर करने के लिए दुनिया के सिनेमा घरों को एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म फराहम करने के मकसद से इफ्फी भारत और दुनिया भर से हर साल सिनेमा से मुतालिक बेहतरीन सरगर्मियों का फेस्टिवल मुनक़िद करता है। इसका मकसद दुनिया भर के फिल्मसाजों को अपने फ़न का मुजाहिरा करने और सिनेमा की अहमियत को सामने लाने के लिए एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म फराहम करना है। कॉन्फ्रेंस से इत्तलात व नशरियात के वज़ीर ममलिकत एल मुरुगन और दीगर अफसरों ने खिताब किया। उन्होंने बताया कि इस बार सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डायरेक्टर, राइटर, एक्टर कार्लोस सौरा को दिया जाएगा। The most prestigious award of the festival. Every year we are going to give for the lifetime achievement of, that is Satyajit Ray Lifetime Achievement Award 2022, which will be given to Mr. Carlos Saura, a 19-year-old film director, photographer and writer, most relevant filmmaker from Spain. और इत्तलात व नशरियात के सेक्रेटरी अपूर्व चंद्रा ने कहा कि इस बार इफ्फी में नई चीजें शामिल की गई हैं। उन्होंने बताया कि इफ्फी में पहली बार दिव्यांग जन के लिए फिल्मों की नुमाइश का इंतजाम किया गया है। The film bazaar of IFFI this time would be substantially changed from what it has been in the previous years, because this is the first year when pavilions are being placed on a very beautiful promenade along the sea in Panaji. For the first time, this time in IFFI, technology exhibition of media and entertainment will be held. This is the first, which has never happened earlier. पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ आयुष यहाँ पर जो कि ऑफिशियल वेलनेस पार्टनर है डेलीगेट्स के, तो वो योगा को प्रमोट करेंगे। जगह जगह उसके योगा के डिमॉन्स्ट्रेशंस होंगे और हेल्थ चेकअप होगा। बाकी होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, इसका जो डेलीगेट्स होंगे उनको उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। फॉर द फर्स्ट टाइम द गवर्नमेंट ऑफ गोवा इज हायरिंग कैरावन्स which have screens to showcase films to the masses. So this time these caravans and the purpose of this is कि जो हमारा फिल्म फेस्टिवल है केवल पणजी तक सीमित ना रहे, जो गोवा की पब्लिक है उनको भी इसके अंदर शामिल होने का मौका मिले। Then again for the first time the government of Goa is hiring caravans which have screens to showcase films to the masses. और नाज़रीन, आपको बता दें कि गुजरात असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए नामजदगी का आज आखिरी दिन है। गुजरात में अभी तक कुल 324 पर्चा नामजदगी दाखिल हुए हैं। इनमें पहले मरहले के लिए 316 और दूसरे मरहले के लिए 8 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किए हैं। पहले मरहले में रियासत की 182 असेंबली नशिस्तों में से 89 सीटों पर यकम दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। गुजरात में 182 नशिस्तों के लिए 2 मरहलों में वोट डाले जाएंगे। पहले मरहले में यकम दिसंबर और दूसरे मरहले में 5 दिसंबर को पोलिंग होगी। वहीं वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए भी पर्चा नामजदगी का आज आखिरी दिन है। रियासती इलेक्शन कमीशन 16 नवंबर को पर्चा नामजदगी की जांच करेगा। वहीं उम्मीदवार 19 नवंबर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं।
एमसीडी इंतखाबात के लिए 7 नवंबर से पर्चा नामजदगी दाखिल करने का अमल शुरू हुआ था। वाज़ेह रहे कि एमसीडी इंतखाबात के लिए सभी 250 वार्डों पर 4 दिसंबर को पोलिंग होगी, वहीं 7 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। दिल्ली में बल्दियाती इंतखाबात के तई जोशो खरोश में इजाफा होता जा रहा है। बीजेपी ने एमसीडी इंतखाबात के लिए 18 उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी की है। इससे पहले हफ्ते को बीजेपी ने 232 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की थी। कांग्रेस ने भी एमसीडी इंतखाबात के लिए 250 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। इस फहरिस्त में कांग्रेस ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी से सख्त मुकाबले के लिए काउंसिलर रह चुके कई लीडरों को मैदान में उतारा है। राजस्थान के अजमेर डिवीजन के तहत उदयपुर हिम्मतनगर सेक्शन में उदयपुर अहमदाबाद ब्रॉडगेज रेलवे लाइन को धमाकाखेज मवाद के जरिए उड़ाने की एक खतरनाक साजिश की गई है। इस खतरनाक साजिश के पीछे किसका हाथ है, ये जानने के लिए कौमी सलामती के तहकीकाती इदारे और इंसदादी दहशतगर्दी स्क्वाड की जानिब से तहकीकात जारी है। एटीएस की टीम ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी है। एटीएस दहशतगर्दाना साजिश के जाविये से जांच कर रही है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि धमाका मुकम्मल मंसूबा बंदी के साथ किया गया है और धमाके के लिए इस्तेमाल होने वाला डेटोनेटर सुपर 90 कैटेगरी का है। बम स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम ने जायबकू से शवाहिद इकट्ठा कर लिए हैं। वहीं मरकजी वजीर रेल अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि उदयपुर रेल पटरी धमाके के मुलजिमीन को सख्त सजा दी जाएगी। एटीएस की टीम, एनआईए की टीम, रेलवे की आरपीएफ की टीम, सब की सब जैसे ही खबर मिली थी अर्ली मॉर्निंग साइट पे पहुंच के इन्वेस्टिगेशन कर रही है और लॉजिकल एंड तक लिया जाएगा। जो भी इसमें शामिल है उनको पनिश किया जाएगा। साथ ही साथ पैसेंजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ट्रैक को रिस्टोर करने का काम है, टीम्स एकदम रेडी है। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन एविडेंस लेना सब कंप्लीट होगा, विद इन 3 आवर्स ट्रैक को रिस्टोर किया जाएगा और पैसेंजर्स को कोई तकलीफ नहीं होगी। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से बैनुल-अक़वामी तिजारती मेला शुरू हुआ। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने मेले का इफ्तिताह किया। तिजारती मेला 27 नवंबर तक जारी रहेगा। इस बार मेले का मरकजी मौजू वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल है। तिजारती मेले में 29 रियासतें और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके हिस्सा ले रहे हैं। बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र पार्टनर्स रियासतों के तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश और केरल पर खास तवज्जो मरकूज रहेगी। इस तिजारती मेले में भारत और बैनुल मुमालिक से तकरीबन 2500 कंपनियां शिरकत कर रही हैं, जो अपनी मसनूआत और खिदमात की नुमाइश करेंगी। मेले के पहले 5 दिन खास तौर पर कारोबारी अफराद के लिए मखसूस हैं और इसके अलावा 19 नवंबर से ये आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। मेले का वक्त सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक का तय किया गया है। तिजारती मेले में दाखिले के लिए टिकट दिल्ली मेट्रो के 67 स्टेशनों से खरीदे जा सकते हैं और छुट्टी वाले दिन बालिगों के लिए 150 रुपये का टिकट और बच्चों के लिए 60 रुपये का होगा। हफ्ते के बाकी दिनों में टिकट की शरह फीकस 80 रुपये और बच्चों के लिए 40 रुपये रखी गई है, जबकि कारोबारी दिनों में दोनों क्लासेस के लिए टिकट की शरह ज़्यादा होगी और इसके अलावा माजूर और बुजुर्ग शहरियों का दाखिला मुफ्त होगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज यौम इत्फाल के मौके पर राष्ट्रपति भवन में मुख्तलिफ स्कूलों और इदारों के तलबा से खिताब किया। सदर ममलिकत ने बच्चों को मुल्क के मुस्तकबिल के मेहमान करार देते हुए कहा कि बच्चों को हर काम लगन और मेहनत से करना चाहिए। आप भारत के भविष्य के निर्माता हैं। ये सोचिए कि आप बड़े होकर किस तरह की भारत में रहना चाहते हैं। आप जिस तरह के भारत बनाएंगे उसी तरह के भारत में हम सब रहेंगे। आज से उस दिशा में बढ़ना शुरू कर दे। जो कार्य करे मेहनत और लगन से करे। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। कठिन परिश्रम आपको सफलता देगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बच्चों पर जोर दिया कि वो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के तई बेदार रहें। सदर ममलिकत ने कहा कि बच्चों को माहौलियात पर भी गौर व फिक्र करना चाहिए। काम के साथ साथ प्रकृति और पर्यावरण की भी चिंता आपको करनी चाहिए, क्योंकि हम पर्यावरण से रहते हैं,
पर्यावरण बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पर्यावरण साथ में लेकर के आए हैं और पर्यावरण साथ ही हम लोगों को जीना पड़ेगा। भविष्य आपका है और उसके निर्माता भी आप ही है। आप जैसा पर्यावरण को रखेंगे और ऐसा ही हम सबको आप सबको रहना पड़ेगा। परिणाम की चिंता किए बिना आप कर्तव्य मार्ग पर चले, जो अत्यंत आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाएगा। वाज़ेह रहे कि मुल्क भर में आज बच्चों का दिन मनाया जा रहा है। बच्चों का दिन हर साल 14 नवंबर को भारत के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू के यौम पैदाइश के मौके पर मनाया जाता है। यौम इत्फाल का मकसद बच्चों के हुकूक, तालीम और देखभाल के बारे में शऊर उजागर करना है। इसी सिलसिले में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में मुख्तलिफ स्कूलों और इदारों के तलबा से मुलाकात उन्होंने की। हमें बचपन से ही एक बात हमेशा सिखाई जाती रही है कि दरख्त लगाओ। दरख्तों को ज़मीन के मुहाफिज यूं ही नहीं कहा जाता। वो हवा को साफ रखते हैं, माहौल को ठंडा रखकर ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में मदद करते हैं। और कूल काइल देव की अम्मा एक ऐसे इंसान हैं जो इस सिलसिले में तन्हा एक बड़ी तब्दीली का बाइस बनी है। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। अल्लापूजा में कायम कुलम की रहने वाली देव की अम्मा अपने खुद साख्ता जंगल में दरख्तों और जानवरों के साथ खूबसूरती से अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। दरख्तों से मोहब्बत करने वाली इस दादी की जंगलाती जिंदगी 4 दहाइयों पर मुहित है। समाजी जंगलात के तस्वुर के पैदा होने से बहुत पहले देव की माँ जंगल की मालिक रही हैं। उन्होंने अपनी 4 एकड़ अराजी में तकरीबन 3000 दरख्त लगाए और उनकी देखभाल की। जंगलों से इस दादी की मोहब्बत आज 4 दहाइयों के बाद भी मजीद बढ़ रही है। मैंने छोटे छोटे पौधे लगाने के साथ शुरुआत की। छोटे पेंट कंटेनरों का उपयोग करके उन्हें पानी पिलाया। उन पौधों को छूकर बहुत खुशी हुई और उनके विकास को मैंने महसूस किया। धीरे धीरे एक जंगल उभरा। अल्लापूजा जिले में, जिसमें कोई जंगल नहीं है, मैंने एक नया फॉरेस्ट बनाया। बहुत सारे लोग इस काम से बहुत खुश हैं। 1980 में एक कार हादसे के बाद 88 साला देव की मां ने जंगलात का रुख किया। फार्म में मुख्तलिफ किस्म के दरख्त, पौधे और बेलें लगाई गईं और उनकी देखभाल की गई। पेड़ पौधे देव की मां की देखभाल और प्यार से पले बढ़े हैं। फलदार दरख्तों, जड़ी बूटियां और तितलियों से भरे जंगल में घूमना इस उम्र में देव की मां की तवानाई का राज है। मैं इस जंगल में कम से कम एक बार सुबह और शाम को जरूर घूमती थी। पौधों को बच्चों की तरह पालना पड़ता है। हमें इन्हें देखना चाहिए, हमें इनके विकास का अनुसरण करना चाहिए। कुदरत से मोहब्बत करने वाले मुहक्किकीन और तलबा समेत गैर मुल्की भी दादी के इस जंगल को देखने के लिए आते हैं। नायाब कमंडल दरख्त, नीरम रूट, वल्लभम, शिमशापा वगैरह जैसे बहुत से मालूम और नामालूम दरख्त हैं। नए पौधे लाने और लगाने की ये कोशिश दादी की अभी तक जारी है। जंगल से देव की मां की मोहब्बत भी तीसरी नस्ल ने संभाल ली है। जंगलात के लिए देव की मां की मोहब्बत के नक्शे कदम पर चलते हुए उनकी पोती शरानियां भी पेड़ पौधों की तालीम हासिल कर रही हैं। इस हमेशा चौकस रहने वाली फास्ट गार्ड को कई अवार्ड से नवाजा गया है। देव की मां को नारी शक्ति अवार्ड, वन मित्र और वृक्ष मित्र जैसे अवार्ड मिले हैं। देव की मां कहती हैं कि उनकी जिंदगी दरख्तों से मोहब्बत करने और उनकी देखभाल के लिए वक्फ है। देव की अम्मा का जंगल एक कशिश है और यही वजह है कि उन्हें केरल की हुकूमत ने वन मित्र अवार्ड से भी नवाजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और भारत ने इस्तांबुल में कल हुए धमाके में जानवरों के नुकसान पर तुर्की के अवाम और हुकूमत के तय गहरी ताज़ियत का इजहार किया है। एक ट्वीट में वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने हादसे में जख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। तुर्की के शहर इस्तांबुल में गुज़िश्ता रोज़ एक जोरदार धमाका हुआ जिसमें 6 अफराद हलाक और 81 जख्मी हो गए थे।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाका वस्ती इस्तांबुल के इलाके तकसीम में पैदल चलने वालों की एक मसरूफ सड़क पर हुआ। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने धमाके को हमला करार दिया। और खेल की खबरों में राफेल नडाल ने एटीपी फाइनल्स में अपनी मुहिम का आगाज हार के साथ किया। नडाल को अमेरिका के 8वें सीड के खिलाड़ी ने 7-6, 6-1 से शिकस्त दी। 36 साला नडाल ने आज तक ये टाइटल कभी नहीं जीता है। नडाल 2010 और 2013 में रनर अप रहे थे। अब नडाल को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए अपने बकिया दोनों मैचेस जीतने होंगे। नडाल ने सितंबर में यूएस ओपन के बाद से टेनिस नहीं खेली है। वो हालिया इंजरी के बाद अब भी अपनी बेहतरीन फॉर्म बहाल करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने नौजवानों को तहरीक देने के मकसद से कठुआ जिले में तीसरे हाफ मैराथन का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को नशे से दूर रखना है ताकि वो सेहतमंद रहें और मुल्क की तरक्की में अपना ताउन दे सकें। नाजरीन, अब वक्त हुआ जाता है आपसे रुखसत होने का, लेकिन इससे पहले आपको छोड़े जाते हैं दिलकश और दिलफरेब समंदरी नज़ारों के साथ, जहां सील के साथ गोताखोर अटखेलियां कर रहे हैं। आप इनसे महसूस हों और हमें दें इजाज़त। आदाब। चॉकलेट